क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम व विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो भी कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करण में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में सामाजिक साहित्य का अब तक आलोचनात्मक विवरण गया है, जिसे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा। अब अगले पृष्ठ में हम यहाँ पर काल विभाग के बारे में पढ़ेंगे। काल विभाग, पहली ही कुछ पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में आती रहती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह ध्यान रखना होगा कि किसी विशेष समय लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालों में विभक्त करते हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल व आधुनिक काल। आदिकाल यानी वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति और रीति काल को लें तो उनमें भी वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जैसे वीर गाथा काल में थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने वाली रचनाओं का उल्लेख होगा। अब हम आगे सामान्य परिचय पृष्ठ है प्रकरण प्रथम हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि प्राकृत जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दोहा कहने से कौन सी भाषा का बोध होता था। तो अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा उस समय की जो थी उसका बोध होता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, देखिए शुक्ल जी ने अपभ्रंश हिंदी को प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्ग की बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अर्थात यह है कि अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ जो था वो विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से शुरू हो गया था,
जहाँ बौद्ध तथा पुराने तांत्रिक तथा योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाएं थी, वहाँ पर अपभ्रंश का अपभ्रंश भाषा का व्यवहार शुरू हो गया था। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार पूरा शुद्ध साहित्य में भी पाया जाता था। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक माना जा सकता है। आप ये इसे कंठस्थ कर लीजिए कि शुक्ल जी ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 जो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल को और पीछे ले जाती है। संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में अलंकार ग्रंथ लिखना बताते हैं, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के अनुसार यह जो काल है वो 770 संवत में होना बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय किसी पुष्य नामक कवि ने एक अलंकार ग्रंथ दोहों में लिखा, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर की रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। अतः इस निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई का प्रारंभ होता है, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई पाई जाती है। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र व गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। उन्होंने यह बताया है कि उन्होंने वीर गाथा काल जो नाम दिया है उसका प्रमुख कारण जो रासो साहित्य हैं उनको इसका मूल कारण उन्होंने बताया है कि उसी की वजह से उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रखा। दूसरी बात, अब जो मैं पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ वह भी परीक्षा में आई हुई है, इसलिए आप उसे अवश्य कंठस्थ कर लें। दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में यह ध्यान देने की है कि इस काल में कुछ साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है